शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। लोकतंत्र में देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी जिला अदालत के उस फैसले की जिसमें श्रृंगार गौरी पूजा पर सुनवाई की इजाजत दे दी गई है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित जुड़ेंगे। इसी के साथ बात होगी मदरसों के सर्वे पर छिड़ी महाभारत की भी, जिसे 15 अक्टूबर तक पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। फिर रांची की बात करेंगे, जहां दोस्ती के बहाने लव जिहाद की कोशिशों पर बवाल मचा हुआ है। स्कूल की लड़कियों को दोस्ती करने के लिए धमकाने का मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। और फिर आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट, अयोध्या के भव्य दिव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का दरअसल शुभ मुहूर्त जो है वो आ गया है। लेकिन बुलेटिन में देखिए, सबसे पहले बात यहां पर हम वाराणसी की करेंगे, जहां जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी केस को लेकर दी गई याचिका को सुनने लायक बताया है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। और जैसे ही अदालत ने आदेश दिया, वैसे ही बनारस की गली गली में हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत बताया है। हमारी ये रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद किसने क्या कहा और कैसे हिंदू पक्ष ने जगह जगह पर जश्न मनाया है। ये खुशी, ये प्रसन्नता और हर हर महादेव के जयकारे हिंदू पक्ष के हक में अदालत से आए फैसले की गवाही है। जैसे ही वाराणसी जिला अदालत ने कहा कि श्रृंगार गौरी में पूजा वाली याचिका सुनवाई के लायक है, इसी के साथ अदालत ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दी। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज दरअसल कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत बाकी धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि इस केस को खारिज कर दिया जाए। महादेव का नारा लगाए, हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। महादेव का नारा लगाए, हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की। अब जरा ये जानना भी जरूरी है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा क्या। मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनने योग्य नहीं। ऑर्डर 7 रूल 11 की याचिका लागू नहीं होती। वर्शिप एक्ट 1991 भी मामले में लागू नहीं होता। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 भी लागू नहीं होगा। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अगली सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी। 22 सितंबर को केस से जुड़े मुद्दे तय होंगे। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। अंदर जज साहब ने फैसला सुनाया है, उसके बाद उन लोग का खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में आ गया है। फैसला हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। ज्ञानवापी का मुकदमा कई तारीखों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा है। दरअसल पूजा स्थल कानून के बाद यह केस साल 1993 में ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह केस फिर से जिंदा हुआ, जिसके बाद साल 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन और पूजा की मांग के लिए अर्जी दाखिल की थी। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व राखी सिंह कर रही हैं। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। एक बात
बार फिर से जो है ये ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा चिरा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है। अदालत के फैसले के बाद से हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत बता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कानून मंत्री तक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश और देश में बहुत लोग आज प्रसन्न हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार सब लोग कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करें और हर स्थिति में उसे हम कायम रखेंगे और लोगों की भावनाएं बहुत खुश हैं। मेरे पास सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। यह एक बहुत साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं उसके आधार पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है इस विषय को लेकर के फैसला आया और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, मैं भी स्वागत करता हूं। इस सब के बीच मुस्लिम पक्ष अब ऊपरी अदालत तक जाने की बात कह रही है। साथ ही इस बात पर भी दावा है कि उस जगह पर तो सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। फैसला वाराणसी जिला अदालत ने किया, लेकिन श्रृंगार गौरी को लेकर खुशी देश के कई राज्यों में है। फैसले के ठीक बाद देहरादून में शिव के मंदिरों में ही लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी। जानना चाहूंगा आज ये फैसला जो आया है उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्साह आप देख रहे हैं, सभी और उत्साह है और मैं आपको बता सकता हूं कि ये देवभूमि जो उत्तराखंड है इन सब चीजों में सबसे आगे रहती है, क्योंकि उसको पता है कि इस भारत भूमि के मान बिंदु शिव, राम और कृष्ण ही है। और अब जिस प्रकार में लड़ाई, वास्तव में ये विजय ही है, हम लोगों की ये विजय है और सकारात्मक है हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए। और आज उन मान बिंदु को जीवित रखने के लिए न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार से यह हिंदू पक्ष उसमें दिया गया है, बहुत अद्भुत है। अच्छा, देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ मिठाई बांटने और लड्डू बांटने के बाद सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कब से इंतजार कर रहे थे, कैसे उम्मीद थी, आप पहले से तैयारी में थे? सब ये काफी सालों से इंतजार था जो हमारे हिंदू पक्ष में आया है। मैं तहे दिल से जिला कोर्ट और सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यह हिंदू के पक्ष में आया है और बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव के नारे लगाऊंगा और लगातार हर हर महादेव के नारे यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। आप आइए, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कब से इंतजार था आपको? यहाँ आप काफी देर से खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़े हिंदू की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। हमारे देश हिंदुस्तान में हमारे लिए हिंदू की जीत है कि वहाँ पर शिवलिंग मिली है। शिवलिंग हम भोलेनाथ हमारे सबके दिल में ही बसते हैं। भोलेनाथ को जिसने पूजा है वो हमेशा अपनी जिंदगी में सफल ही रहा है। वो डिस्ट्रॉयर भी है, मेकर भी है और फाउंडर भी है, सब कुछ भोलेनाथ है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है कि भोलेनाथ ने हमारी सुनी है और हिंदू को पूरा
सफल कराया है। देखिए, हिंदू पक्ष पर जैसे ही फैसला आया उसके बाद से यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल भक्तिमय हो गया है और लगातार सुबह से हम दिखा रहे थे कि यहाँ पर लोग यहाँ पे मंदिर में लगातार जयकारे। और देखिए, ज्ञानवापी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वक्फ की जमीन है, ये उनका कहना है, और साथ ही साथ में फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में अपील करे, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए, अरे भाई फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हो और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। और हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित इस वक्त वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आपने सुना होगा, उनका इतिहास रहा है सुविधा अनुसार कोर्ट के फैसले को मानने और ना मानने का, लेकिन आज जो कुछ जिला अदालत में हुआ उसके बाद पहला पड़ाव जो हिंदू पक्ष का है वो उसने जीता है। खुशी की लहर वहां के लोगों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और बरखा, मैं ये सीरियसली ये मैंने देखा कि जैसे ही ये फैसला आया, बहुत से लोग तो उसी वक्त पूछ रहे थे कि आप मीडिया से हो, कि आपके पास कोई अपडेट, क्या चल रहा है वहां पर, क्या सुनवाई हो रही है और क्या फैसला सुनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया और हम लोगों ने यहाँ बोलना शुरू किया, उसी वक्त बहुत से लोग हर हर महादेव बम बम बोले, हर हर महादेव बम बम बोले, ये कहते हुए मंदिर से बाहर निकल रहे थे। उनको पहले से ही जानकारी मिल गई थी कि हाँ ये फैसला आ गया, और बाहर जैसे ही निकले इतनी खुशी थी, कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा कि जब हम वहां पर जाते थे तो वहां तस्वीरें देखते थे, एक बेबसी थी, एक लाचारी थी कि वहां दर्शन नहीं कर पाते, चाहकर भी दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, अब वो वहां से बेहद नजदीक नजर आ रहा है। और देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आशुतोष जो हमारे सहयोगी हैं वाराणसी में, हर एक खबर सबसे पहले उन्होंने बताई। आशुतोष, आप तो वाराणसी में उस वक्त आप कोर्ट में मौजूद थे और मंदिर पर मैं मौजूद था। खुशी मंदिर पर दोगुनी देखने को मिली, लेकिन कोर्ट में जैसे ही ये फैसला हुआ उस वक्त कैसा माहौल हो गया था? कोर्ट में भी हर किसी की निगाहें यही थी कि आखिरकार जिला जज जो AK विशेष हैं वो क्या फैसला देते हैं। और आप ये समझिए कि कोर्ट के बाहर लगभग 100 मीटर के दायरे में हमने देखा कि हजारों की संख्या में जो लोग थे वो वहाँ मौजूद थे। हर किसी की नज़र यही थी, हर कोई यही जानना चाहता कि ये फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि इस फैसले पर लगभग ये 3 दशक से ये लड़ाई चली आ रही है ज्ञानवापी को लेकर। और खासतौर से पिछले 1 साल की अगर बात करें तो पिछले 1 साल से जो राखी सिंह समेत जो 5 महिला याचिकाकर्ता हैं वो एक लड़ाई लड़ रही थी, और उनको उस लड़ाई को आज अंजाम तक पहुंचना था। और ये दिन, आज का जो दिन है वो काशी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन खुशी की बात क्या? देखिए, खुशी की बात यह है कि आज सोमवार का दिन था, और आपको याद होगा कि इसके पहले हमने देखा था कि जब सर्वे का जो तीसरा या चौथा दिन था, मुझे याद है, जिस दिन बाबा मिले थे, जैसा कि कहा जाता है कि शिवलिंग में जो आकृति मिली थी, उस दिन भी सोमवार का ही दिन था और आज का भी सोमवार का ही दिन है। तो जो याचिकाकर्ता जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे पर क्या तेज दिख रहा था? याचिकाकर्ताओं के, देखिए, याचिकाकर्ता जब अंदर जा रहे थे कोर्ट रूम के अंदर, उस वक्त भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास शायद हो सकता है कि पहले से ही हो कि शायद जो फैसला है उनके पक्ष में आने वाला है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी कि काशी और मथुरा को, बिल्कुल हिमांशु, और देखिए ये वो लंबा इंतजार था जो आज हिंदू पक्ष का खत्म हुआ है, क्योंकि ये बात बहुत बेहतर तरीके से वो जानते हैं कि ये लड़ाई आगे और लंबी लड़नी है और 22 तारीख को अगली तारीख तय की गई है।
उस दिन देखना होगा कैसे मुद्दे अब इस पूरे केस से जुड़े हुए तय किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। हिमांशु, आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने साझा की है। और अब बात देखिए मदरसों के सर्वे को लेकर करते हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा सवाल तैयार किए गए हैं। सर्वे को कब तक पूरा किया जाना है, इसे लेकर तारीख तय हो चुकी है और इस सबके बीच सियासी गदर भी मचा हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मदरसों के सर्वे पर महाभारत शुरू। तो निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा। मदरसों से सवालों पर एतराज क्यों? बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। क्या मदरसा बहाना है, मकसद सियासत चमकाना? विरोध जो कर रहे हैं उन्हें मदरसे से प्यार नहीं है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट कहीं खिसक न जाए। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। राज्य में 16,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ड्यूटी लगी है। शिक्षा विभाग के अफसरों की भी सर्वे में ड्यूटी लगाई गई है। 15 अक्टूबर तक सर्वे को पूरा करना होगा और 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट देनी है। इस सर्वे में टीम एक कर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जाकर सर्वे करेगी। इस दौरान 12 सवाल पूछे जाएंगे। सर्वे में मदरसे का नाम और उसके संचालक का नाम जुटाया जा रहा है ताकि अवैध मदरसों पर लगाम लगाया जा सके। सर्वे में ये जानकारी जुटाई जा रही है कि मदरसा कब से चल रहा है ताकि वित्तीय लेन देन का पता लगाया जा सके। सर्वे में ये भी पता लगाया जा रहा है कि मदरसा प्राइवेट बिल्डिंग में चलता है या फिर किराए पर। इसका मकसद ये हो सकता है कि सही मदरसों को मान्यता दी जा सके। इसके अलावा मदरसे में शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था की जांच की जा रही है क्योंकि नीति बनाने में इन आंकड़ों की जरूरत पड़ सकती है। इन तस्वीरों में देखिए, देवबंद से लेकर अलीगढ़, गोरखपुर और लखनऊ में टीमों ने मदरसे में पहुंचकर सर्वे का काम शुरू भी कर दिया है। योगी सरकार के मुताबिक सर्वे का मकसद मदरसों की हालत में सुधार करना है। मदरसों में तालीम ले रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। जो विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े हैं। योगी सरकार की इच्छा गरीब बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाकर उन्हें IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की है, इसलिए हम सर्वे करा रहे हैं। एक तरफ जहां सर्वे की शुरुआत हो गई है, वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए। बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो रोजाना इस तरह के इश्यूज को देखे। कितने लोग? कमेटी में 12 लोग। मदरसों के सर्वे के साथ ही महाभारत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। उसके बाद उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा। और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो। सरकार का दावा विकास का है, विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मदरसे के बहाने वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात झारखंड की करते हैं, जहां पर कभी दुमका कांड सामने आता है तो कभी स्कूली बच्चियों को दोस्ती के लिए धमकाया जाता है। सवाल यह है कि इन हालातों के लिए झारखंड में जिम्मेदार आखिर कौन है? इन साजिशों को हवा देने का काम किसकी ओर से किया जा रहा है? दुमका से उठी साजिश की आग अभी सही से बुझी भी नहीं है कि अब रांची की एक घटना ने फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 6-7 लड़का असामाजिक तत्व लोग को बाहरी लड़का लोग इस स्कूल में घुस रहे हैं, जिसपे मना करने पर वो लोग नहीं मान रहा है और हमसे उलझ रहा है। पूरा तरह से स्कूल में आज भयावह स्थिति है। बच्चे डरे हुए हैं, बच्चियां डरी हुई हैं। लड़की को बोला गया कि अगर तुम हमसे दोस्ती नहीं करोगे तो 10 दिन में उठा लेंगे। नाम मुजम्मिल अंसारी, काम पेंटिंग का। नाम फिरदौस अंसारी, काम पेंटिंग का। जमील अंसारी, काम पेंटिंग का। सुहेल, काम पेंटिंग का। तौफीक अंसारी,
ये 11वीं का छात्र है। यही वो 5 नाम है जिसमें से 4 का स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्कूल की लड़कियों को दोस्ती करने के लिए धमकाता था। यही वो 5 नाम है जिसके ऊपर स्कूल में गुंडागर्दी करने का आरोप है। यही वो नाम है जिसके ऊपर दोस्ती नहीं करने के नाम पर लड़कियों को उठा लेने की धमकी देने का आरोप है। ये सब हुआ शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के दिन, लेकिन अब यह पूरा मामला अब नया रंग पकड़ चुका है। 1 महीना हो गया मैं ज्वाइन किया हुआ, और मुस्लिम लड़का लोग था, 4-5 था, ग्रुप में था, तो उतना नाम तो नहीं पता हमको। बस एक का नाम पता है, सोहेल अंसारी, बस उसी का नाम जानते हैं। तुम्हारे अलावा और भी लड़कियों को वो लोग परेशान करता है? पता नहीं, पर शायद बोला गया था कि और लड़की लोग को भी बोला था, पर उतना ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ था। स्कूल प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय जगह और माझी, रांची ग्रामीण। आरोप लड़कियों पर दोस्ती का दबाव। तो मतलब स्कूल में घुस करके वो तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था? नहीं, बाहर से ही चिल्लाया। स्कूल के बरामदा से? और कहा जा रहा है कि गन पिस्तौल लेकर भी स्कूल में पहुंचता था वो लोग? नहीं पता ऐसा। अच्छा, ये बच्ची एक बात ये बताओ कि जब स्कूल के कैंपस में हुआ ये सारा कुछ बाहर से, तो अपने प्रिंसिपल को या शिकायत की, तो प्रिंसिपल ने क्या किया फिर? उसके बाद भैया लोग भी थे, वो लोग भी जाके कंप्लेन किए, तो उन लोग को पनिशमेंट मिला था। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों ने पहले ये बात स्कूल के टीचरों से कही, फिर घर में अपने माता पिता से कही। परेशानी बढ़ती रही, सुनवाई के नाम पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ शिक्षकों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें पीट दिया। 1 सप्ताह तक ये सब चलता रहा। किसी दिन लड़कियों से उसका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा था, किसी दिन दोस्ती के लिए कहा जा रहा था। इन बातों से डर तेजी से फैला, क्योंकि इस देश ने दुमका जैसी वारदात को अभी से कुछ दिन पहले ही देखा है। परिणाम ये हुआ कि डर की वजह से बच्चियों ने घर भी छोड़ दिया। स्कूल जाना तो अब दूर की बात हो गई है। लड़की इतनी डरी हुई है कि बाहर से बंद करके और कहीं चली गई है। लड़की का अगल बगल में भी लोग नहीं बता पा रहा है कि कहाँ, मतलब भय का माहौल इतना क्रिएट हो गया है। स्कूल में जो घटना इसी के साथ घटी है ना, उसी घटना को लेकर यह डरी हुई है। सवाल कई हैं जिसका जवाब तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन इसी बहाने सियासत करने वालों को भरपूर मौका मिल गया है। बीजेपी को इस मामले पर सियासत करने का अच्छा मौका मिला है। पूरा तरह से स्कूल में आज भयावह स्थिति है। बच्चे डरे हुए हैं, बच्चियां डरी हुई हैं, स्कूल का प्रशासन डरा हुआ है, स्कूल के शिक्षिका डरे हुए हैं। और उसका मूल कारण है कि यहाँ लव जिहाद की स्थिति पैदा की जा रही है बच्चियों के साथ। बगल का गांव मायापुरी का, और वहाँ से इस स्कूल के प्रबंधक अंसारी, उसके गांव के लोग आते हैं, बच्चियों को धमकी देते हैं, हमसे दोस्ती करो, संबंध स्थापित करो, नहीं तो तुमको उठा करके ले चले जाएंगे। राजनीति अभी भी हो रही है। दूसरी तरफ गांव वालों ने स्कूल में एक बैठक की, थाने में जानकारी दी, सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई गई। पुलिस अभी भी जांच की बात कह रही है। एक कमेटी भी बनी है जिसके 5 सदस्य एक-एक जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हैं। जांच में डीएसपी साहब को मैंने दिया है और इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। किस हद तक ये घटना है कि इसका क्या संगतता है, समस्त बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। दोषी पाए जाने के वाले लोगों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई। 5 में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 फरार है। सवाल किसी की गिरफ्तारी और फरारी की नहीं है, सवाल है कि समाज में ऐसी हरकतों को हवा कहां से मिल रही और कौन इसे हवा दे रहा है। बाहरी लड़के स्कूल के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं? हालात ऐसे ही रहे तो बच्चियों की पढ़ाई का क्या होगा? दुमका जैसी वारदात से झारखंड सरकार ने सबक नहीं ली। ये मामला सिर्फ छेड़खानी का नहीं है, ये मामला झारखंड सरकार के सामने एक चुनौती है, क्योंकि जिस दुमका कांड से पूरा देश हिल गया, उसी के कुछ दिन बाद ऐसी हरकतें ये बताने के लिए काफी है झारखंड में अपराध करने वालों को ना तो कानून का डर है और ना ही प्रशासन का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जो हैं वो दोषी करार दिए गए हैं। अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा दोषी करार दिए गए हैं। दरअसल दंगा और पुलिस कर्मियों पर हमले का ये पूरा का पूरा मामला था।
जिनमें इन्हें दोषी करार दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये 7 साल पुराना मामला है जिसमें ये फैसला आया है, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के थे, ये विधायक थे और पुलिसकर्मी जो थे, उनके बीच में झड़प हो गई थी। खूब हंगामा थाने में यहां पर किया गया था और उसी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा 7 साल पुराना ये मामला, जिससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 विधायक ये बताए गए हैं जो दोषी करार हैं, जिनकी तस्वीरें यहां पर आपके सामने। मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी दोषी करार दिए गए हैं और बुराड़ी विधायक संजीव झा भी दोषी करार दिए गए हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गर्भगृह में रामलला विराजमान का शुभ मुहूर्त। 2024 में सबको दिखेगा, मंदिर वहीं बनेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज काशी से भी ज्यादा बड़ी खबर अयोध्या से आई। राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान के शुभ मुहूर्त का करीब करीब ऐलान हो गया है। बताया जा रहा है कि 2024 में मकर संक्रांति तक मंदिर के गर्भगृह में रामलला साक्षात विराजमान हो जाएंगे। अगस्त 2020 में भूमि पूजन और इसी साल जून में गर्भगृह के शिलान्यास के बाद राम मंदिर का काम कितना पूरा हुआ है और कितना बाकी है, अयोध्या से हमारी एक्सक्लूसिव प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने की आई घड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्तों की सबसे बड़ी तपस्या पूरी। मकर संक्रांति 2024 तक गर्भगृह में भगवान साक्षात। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का काम अनवरत जारी है। करोड़ों श्रद्धालु ये जानने को बेकरार हैं कि मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा, मंदिर में रामलला कब विराजमान होंगे। इसको लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से बहुत बड़ी खबर आई है। मकर संक्रांति 2024 तक गर्भगृह में भगवान साक्षात। यही वो शुभ मुहूर्त है जब जन्मभूमि पर गर्भगृह में रामलला साक्षात विराजमान हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसे लेकर फैसला करीब करीब हो चुका है, यानी सिर्फ 16 महीने बाद हिंदुस्तान और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की सबसे बड़ी तमन्ना साकार हो जाएगी। अयोध्या में रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में मंदिर निर्माण पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान तय हुआ कि गर्भगृह और पहली मंजिल का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2024 की मकर संक्रांति तक शुभ मुहूर्त में रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला हुआ। अयोध्या के भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में श्री राम दरबार के साथ साथ अब त्रेता युग की 7 और महान विभूतियों की मूर्तियां स्थापित होंगी। यानी 2024 में जब राम भक्त राम जन्मभूमि पर पहुंचेंगे तो वो अपने आराध्य की उपासना के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज केवट, माता शबरी और गिद्धराज जटायु के भी दर्शन करेंगे। वहाँ भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और जटायु, इनके लिए स्थान निर्धारित होगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में नई मूर्तियों की स्थापना के साथ साथ बाइलॉज यानी नियमावली और लागत पर भी चर्चा हुई। शिलान्यास के वक्त मंदिर निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान था, जो अब अपनी भव्यता और दिव्यता की वजह से इससे कई गुना ज्यादा होने की संभावना है। लगता है कि शायद मंदिर के काम पर, अन्य बातें नहीं, और इसमें भी हो सकता है दोबारा कुछ संशोधन हो जाए कि मंदिर पर 1800 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है। 5 अगस्त 2020 यही वो शुभ घड़ी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी के फावड़े से चांदी की ईंट डालकर अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया था। वर्षों से टाट और टेंट के नीचे रहे
हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मंदिर निर्माण की यात्रा का अगला अहम पड़ाव आया 1 जून 2022 को, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला विराजमान के गर्भगृह का पहला पत्थर रखा। जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। यानी राम मंदिर निर्माण की शुभ यात्रा में पहले 5 अगस्त 2020, फिर 1 जून 2022 और सब कुछ तय तिथि के मुताबिक हुआ तो 14 जनवरी 2024 को भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला अपनी जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। निर्माण का काम पूरा होने पर हूबहू ऐसा ही अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय गगनचुंबी राम मंदिर नजर आएगा। फिलहाल गर्भगृह और 5 मंडपों के निर्माण का काम पूरी गति से जारी है ताकि मकर संक्रांति 2024 तक रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो जाए। ये पूरा मिलके ये मंदिर की जो रचना है वो नागर शैली में है जी। और वो नागर शैली की ये सब रचना जी। ग्राउंड फ्लोर का सब काम जी। जैसे अभी बताया गया जी। हम संक्रांति 24 तक पूरा करना चाहते हैं। गर्भगृह का निर्माण पूरा होने पर जिस पावन स्थान पर रामलला विराजमान होंगे, वहां लहरा रही भगवा पताका त्रेता युग से अब तक की अमर सनातन कहानी बयां कर रही है। अयोध्या के नाम में त्रिदेव का वास होता है। आकार से ब्रह्मा, यकार से विष्णु और धकार से शिव। इन तीनों नामों को चरितार्थ करती है अयोध्या। एक ऐतिहासिक और लंबी प्रतीक्षा रही। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद वो क्षण आया जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। और अब देखिए मंदिर निर्माण कार्य प्रगति की ओर है। सामने वो आपको भगवा पताका फहरती हुई नजर आ रही है। वो स्थान है रामलला की जन्मभूमि का और वो मंदिर का मुख्य केंद्र है जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 अगस्त 2022 तक मंदिर का 40% काम पूरा हो चुका था। 1 जून 2022 को गर्भगृह की पहली शिला रखे जाने के बाद उसका काम भी बहुत तेज गति से जारी है। राम मंदिर निर्माण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप आपको प्रगति दिखाई पड़ जाएगी। 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जब भूमि पूजन का कार्यक्रम किया था, उस समय हम कहाँ थे? आज हम उससे पहले गहराई में गए। 15.5 मीटर गहराई में जाकर के उसकी भराई करते हुए 1-1 फीट के पीसीसी स्पेशल मटेरियल से भरते हुए ऊपर आए। 21 फीट ऊंची होगी जहां पर भगवान बैठेंगे, वहां पर फर्श तैयार होगा, मिट्टी भर दी जाएगी। आपको दर्शन के लिए 16 फीट चढ़ करके भगवान के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। मन मोह लेने वाला ये मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया भर के राम भक्त उस आंदोलन के अंजाम तक पहुंचने के गवाह बनेंगे जिसे पूरा करने के लिए कई राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी। राम मंदिर निर्माण में 14 दरवाजे बनाए जाने हैं। ये दरवाजे खास लकड़ियों से बनाए जाएंगे जिन पर इतनी सुंदर डिजाइन होगी कि भव्यता देखते ही बनेगी। मंदिर की पहली मंजिल पर 13 दरवाजे लगेंगे। मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा दरवाजा लगेगा। मंदिर की चौखट और बाजू संगमरमर की होगी।
रामलला के भव्य मंदिर में इस तरह के द्वार उसकी शोभा बढ़ाएंगे। ये वो ढांचा है जिस पैटर्न पर रामलला मंदिर के जो 24 दरवाजे हैं वो बनाए जाएंगे। नागर शैली में बनाए गए इन दरवाजों में 16 मूर्तियां इन खंभों पर आपको दिखाई देंगी और पूरे प्रीमाइसेस में 24 इस तरह के दरवाजे होंगे और कमोबेश इसी हाइट के वो दरवाजे रखे गए हैं। देखिए जो पहाड़ीपुर से पत्थर आया है उस पत्थर से बने हैं ये दरवाजे, उसी पत्थर से खंबे बनाए गए हैं और यहाँ पर देखिए ये पूरी दस्तकारी की गई है। इन पत्थरों पर दस्तकारी की गई है तो अपने आप में अनूठे, अपने आप में बेहद खास ये दरवाजे रहने वाले हैं जो न केवल जो यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालु होंगे उनके आकर्षण का केंद्र होंगे बल्कि पूरे मंदिर को दिव्य रूप भी देंगे, भव्य रूप भी देंगे। राम मंदिर के निर्माण में इन खंभों की खास अहमियत है। पूरे राम मंदिर परिसर में ऐसे 400 खंभे होंगे और इन्हीं खंभों के ढांचों पर 3 मंजिला भव्य श्री राम मंदिर तैयार होगा। ये खंभे साधारण खंभे नहीं हैं। इन खंभों पर नक्काशी भी नयनाभिराम है। वंशी पहाड़पुर के पत्थरों से तैयार इन खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तक उकेरे गए हैं। ये खंभे वो हैं जिन्हें सालों से अयोध्या में तराशा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के जो है वो 200 के करीब है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के 150 और है और फिर ऊपर वाले सेकंड फ्लोर के है उसके और 114 है। कुल मिला के 400 के करीब हमारे कॉलम्स है जिसके ऊपर ये आधारित पूरा मंदिर खड़ा रहेगा। राम मंदिर की सबसे खास बात ये कि ये आने वाले 1000 साल तक यूं ही टिका रहेगा। इसके लिए चट्टानी बुनियाद के साथ ख्याल इस बात का भी रखा गया है कि कहीं भी इंच भर लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोहे की उम्र 90 से 100 साल तक मानी जाती है, इसलिए पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट और तांबे के क्लैंप लगाए जा रहे हैं ताकि मंदिर की मजबूती ज्यादा से ज्यादा हो सके। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।